पहला क्वेश्चन है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। तो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस, ठीक ना, अर्थशास्त्र, यह बृहद कथा मंजरी, यह कथा सरितम सरित सागर। तो जो है क्षेमेंद्र की जो रचना है से कौन सी है? तो बृहद कथा मंजरी। किसकी रचना? तो क्षेमेंद्र की रचना। अर्थशास्त्र किसका रचना है? तो कौटिल्य का रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका किसका रचना हो जाएगा? चाणक्य। चाणक्य कौन सी हो जाएगा? अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र, ठीक ना, चाणक्य का अर्थशास्त्र था उसमें। उसके बाद मेगास्थनीज का इंडिका था, मेगास्थनीज का इंडिका था, ठीक ना। आगे चलते हैं, इंडिका किसका हो जाएगा? मेगास्थनीज का हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? तो दौहित्र का मतलब समझे हैं? नाती। लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है नाती। तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। किसको? तो समुद्रगुप्त को, क्योंकि इसको मम्मी जो थे कहाँ कराने वाली थी? तो लिच्छवी नरेश की बहन थी, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। सॉरी, बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, कृपया। उसके बाद अगला चलते हैं, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान कौन होता था? गुप्त काल में जो हस्ती सेना का प्रधान होता था वो एक कौन होता था? तो पहला है महासंधि विग्रही विग्रही, महाश्रपति, महापिलुपति या महाबलाधिकृति। तो कौन था? तो महापिलुपति को कहते, जो गुप्त काल में हस्ती सेना का जो प्रधान होता था उसको कहा जाता था महापिलुपति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से महिला संत कौन थी? जो महिला जो संत थी वो निम्न में से कौन थी? तो पहला है मीरा, अंडाला, कराईकल। तो देखिए महिला जो संत थी वो इसमें से तीनों थी, इसलिए इनमें कह सकते हैं कि इनमें से सभी। टाइपिंग मिस्टेक है, काफ़ी जगह टेक्निकल टीम जो है ना मिस्टेक कर देता है, तो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था, ठीक ना, अशोक ने किया था। उसके बाद अगला है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया जाता है? तो देखिए समुद्रगुप्त का जो तुलना है वो नेपोलियन से किया जाता है। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन की तुलना कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो भी है से आपको प्रीवियस ईयर है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा और बार बार वीडियो को देखिएगा, एक ही वीडियो को, जिससे आपको याद रहे। उसके बाद है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवण बेला में हुआ था, ठीक ना, श्रवण बेला में हुआ था चंद्रगुप्त। उसके बाद है थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर गया था, देखिए कह रहा था कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो श्रवण बेलगोला में हुआ था। कहाँ पड़ता? तो ये दक्षिणी भारत में हुआ था। और संलेखना के माध्यम से अपना जो शरीर थे त्यागे थे, किसके माध्यम से? तो संलेखना के माध्यम से, संलेखना के माध्यम से अपना शरीर को त्याग दिए थे, ठीक ना। वे कौन धर्म के मानते थे? तो ये जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? जस्ट पीछे बताए कौन धर्म के? तो जैन धर्म को मानते थे, ठीक ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो अशोक था, और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? तो अशोक था। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, बृहद रत्न था, ठीक ना, मौर्य वंश का अंतिम शासक। उसके बाद अगला है कि मौर्य कालीन जो है टकसाल का प्रधान कौन होता था? जो टकसाल का जो वसूली करता था उसका प्रधान कौन होता था? तो इसका जो होता था वो होता था पान्या अध्यक्ष को टकसाल का प्रधान कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? एक नंबर में है विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी?
तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्रा थी, ठीक ना। पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था, ठीक ना। उसके बाद अगला है कि मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है? तो कलिंग जो राज था वह उड़ीसा में स्थित है, और कलिंग का जो विजय किया था किसने किया था? तो अशोक ने जीता था। अशोक ने, किसने? तो अशोक ने जीता था। कब जीता था? तो 261 ईस्वी में जीता था, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? जो मौर्य प्रशासन था उसमें समाहर्ता कौन था? उसमें समाहर्ता जो था तो राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। जो राजकीय कर संग्रह यानी कि जो वसूली करता था कर को, वही था मौर्य वंश का मौर्य प्रशासन में समाहर्ता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? तो ब्रह्मदेव जो था से ब्रह्मदेव यानी कि ब्राह्मण को दान। ब्रह्मदेव का मतलब होता है ब्राह्मण को दान। तो ये क्या चीज था? तो भूमि दान था। ब्रह्मदेव जो था से भूमि दान किया करते थे मौर्य वंश के। उसके बाद अगला है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन था? तो देखिए अशोक का जो था से व्यक्तिगत धर्म था वह जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, सॉरी। अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वह कौन था? तो बौद्ध धर्म का था। लेकिन ये व्यक्तिगत था ना कि किसी पर फोर्स करते थे, ये अपना बौद्ध धर्म मानते थे और ये सब को लेकर चलते थे, किसी को ये नहीं फोर्स करते थे कि हाँ तुम बौद्ध धर्म मानो ही मानो। इसी ने दिए थे धर्म, शुरुआत किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो देखिए महेंद्र और संघमित्रा जो था इनके, महेंद्र जो था बेटा था और संघमित्रा जो थी वे बेटी थी। तो ये जो भेजे थे वे कहाँ भेजे थे? तो ये भेजे थे सिंहल द्वीप यानी सिंहल द्वीप किसको बोला जाता है? तो श्रीलंका को बोला जाता है। किसको? तो श्रीलंका को बोला जाता है। सिंहल द्वीप जो था किसको बोला जाता है? तो श्रीलंका को भेजे थे। किसके लिए? तो धर्म के प्रसार के लिए। धर्म कौन अपनाते थे? तो बौद्ध धर्म पर अपनाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक थे? तो ये जस्ट पीछे बताया किस वंश का? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो शासक थे और सबसे प्रतापी शासक थे। उसके बाद अगला है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को समर्थन बना लिया था? जो अशोक जो थे वे कौन से ऐसा बौद्ध भिक्षु थे जिनके संपर्क में आकर के, प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को अपनाए थे? तो देखिए उसी का जो था चचेरा भाई था जिसका नाम था उपगुप्त, उसी के संपर्क में आकर के बौद्ध धर्म अपना लिए थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि राजगिरी की नगर बद्धू का नाम क्या ची था? राजगिरी की नगर बद्धू का नाम क्या ची था? तो इसका नाम क्या ची था? तो सालबत्ती नाम था। जो राजगिरी का नगर बद्धू था यानी कि नगर कन्याएं थी उसका नाम था सालबत्ती। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। जो किसने लिखा था कि वास्तविक सुकर्म यानी वास्तविक जो कर्म हुआ है जिससे कि प्रजा खुशी और क्या चीज प्रसन्न हो, ये बात किसने बोला था? तो ये बात जो बोला था वे कौन थे? तो कौटिल्य बोले थे। इसमें किसमें लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है। और कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ हुई करती थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो कलिंग के जो राजधानी था वो तोसली हुआ करती थी। क्या चीज? तो तोसाली हुआ करती थी। उसके बाद अगला है आर्यभट्ट कहाँ का निवासी थे? यानी वासी कहने का मतलब है कि कहाँ के रहने वाले थे। तो आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? आप गाना भी सुने होंगे। आर्यभट्ट जो था से पटना के रहने वाले थे। इसने किसका खोज किया था? तो जीरो का खोज इसने आर्यभट्ट ने किया था। उसके बाद अगला है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? जैसे द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो देखिए द्वितीय, पहला जो था से ताम्र था यानी तांबा का खोज होता था। दूसरा पहला जो था से कसयुग नगर था, ठीक ना। और दूसरा जो नगरीकरण हुआ था उसमें लवयुगीन क्या चीज? तो लवयुगीन नगर कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम जो ज्ञात अभिलेख है वो ये बोजागोई का अभिलेख है। कौन? तो बोजागोई का अभिलेख है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि
जो मेगास्थनीज है किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र में आया था? तो देखिए मेगास्थनीज जो था से किसके, जो यूनानी शासक थे उसके राजदूत बन के आया था, तो ये आया था सेल्यूकस के। जैसे कि सेल्यूकस के सिकंदर के साथ जो सेनापति था वो सेल्यूकस था, ठीक ना। तो सेल्यूकस जब सिकंदर वापस लौट गया यहाँ से, जब मेगास्थनीज वापस, जब सिकंदर वापस लौटा तो उसके जो सेनापति था, जो स्थल सेनापति, उसका नाम था सेल्यूकस। इसने अपने विवाह किसके साथ किया था? अपने बेटी का विवाह तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, और उसके देख रेख में मेगास्थनीज को भेजा था। इसीलिए कहते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। और यह क्या चीज़ था? मेगास्थनीज तो राजदूत था, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेगास्थनीज जो था से यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस अभिलेख से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तिरहमा शिलालेख। तिरहमा शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में मिलता है। कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो 261 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो अशोक ने किया था। और इसी युद्ध से उसने अपना जो है से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया था। उसके बाद अगला है चीनी यात्री फायान। चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो था फायान किसके शासक काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्ठ। न तो कनिष्ठ आया था न तो अशोक के समय में आया था विक्रमादित्य के समय में, ठीक है। उसके बाद अगला है कि मेगास्थनीज भारत के मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो जस्ट बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में है? प्रयाग अभिलेख, हिरन अभिलेख, मेहरौली अभिलेख या मथुरा अभिलेख? तो किस अभिलेख में है? तो है हिरन अभिलेख में। सती प्रथा का पहला उल्लेख जो मिलता है से हिरन अभिलेख में मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की रचना कदम्बरी में, बाणभट्ट की रचना पूछता है कि कदम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना। पहला क्वेश्चन हो गया। बाणभट्ट की रचना कदम्बरी में किस शासक काल का वर्णन है? तो देखिए बाणभट्ट का रचना जो कदम्बरी है उसमें है हर्षवर्धन के शासनकाल के, क्योंकि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है। उसके बाद अगला है कि गुप्त संबंध कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुप्त संबंध है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो घटोत्कच 300 ईस्वी में श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम, तो किसके दरबार में किया गया था? तो ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में किया गया था। उसके बाद अगला है पंचतंत्र की रचना किसने किया था? तो पंचतंत्र की रचना किसने किया था? तो ये विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वे कौन थे? तो अशोक थे, समुद्रगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे। तो इसका संस्थाता जो था से उपगुप्त थे, उपगुप्त इसका संस्थापक थे। उसके बाद अगला है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो अर्थशास्त्र में जो है से 8 प्रकार के विवाह को उल्लेख किया गया है। इसमें लव विवाह को भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी वह हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र और टीचर दोनों बोल सकते हैं, जैसे कि साक्ष्य कुछ समय तक छात्र रहे और उसके बाद वहाँ पढ़ाया भी, यानी कि शिक्षक भी बने। तो ये थे हेनसान। कौन थे? तो हेनसान थे, ठीक ना। यात्रियों के राजकुमार इन्हीं को कहा जाता है, हेनसान को कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो चीन के रहने वाले थे, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो देखिए जो बीना बजाते हुए दिखाया गया है उसको दिखाया गया है समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, ठीक ना। किसको दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, ठीक है। इसको कविराज भी कहा गया है। कविराज किसको गया गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन
कि उत्तरी पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया था, यानी कि किस लिपि का प्रयोग किया गया था, कहाँ, उत्तर पश्चिम में। तो किस लिपि का, तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। कुल अभिलेख पूछा है, कुल अभिलेख अभी तक कितने प्राप्त हो चुके हैं, तो हो जाएगा 44 अभिलेख लगभग में अभी जो है प्रमाणित हो चुके हैं। उसके बाद है अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो संघमित्रा महेंद्र था बेटा था उसको कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अगला 44 नंबर, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी। जीवक जो था ये वैद्य था, वो कहाँ से शिक्षा पाया था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, सबसे पुराना जो था तक्षशिला में था, वहीं से इसने ग्रहण किया था। उसके बाद अगला है कि जीवक कहाँ के रहने वाला था। जो जीवक था वह कहाँ के रहने वाला था, तो राजगीर के रहने वाले थे, ठीक है। और शिक्षा कहाँ से, तो तक्षशिला से प्राप्त किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी। तो जीवक की ख्याति किस रूप में थी, अभी जस्ट बताएं, वैद्य यानी कि डॉक्टर के रूप में था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है कि अंगराज जो था, अंगराज वो आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित है। तो अंग जो राज था वह भारत के बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ, तो बिहार के भागलपुर जिले में अभी वर्तमान में है। उसके बाद अगला है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, तो भी हर्यंक वंश से। बिंबिसार का संबंध हर्यंक वंश से। और बिंदुसार का संबंध बिंदुसार का जो संबंध था वह मौर्य वंश से था, और बिंबिसार का संबंध हर्यंक वंश से था। सॉरी पीछे कुछ आवाज़ जा रहा होगा, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जरासंघ का संबंध किस देश से, किस वंश से था। जरासंघ का संबंध किस वंश से था, तो हो जाएगा बृहद वंश से था। उसके बाद अगला है तक्षशिला किस राज्य में स्थित है। जो तक्षशिला था वो किस राज्य में स्थित था, तो तक्षशिला कहाँ स्थित था, तो गांधार राज्य में स्थित था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था। तो अभी जस्ट बोले थे किसके साथ किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। उसके बाद अगला है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख से मिलता है, यानी किस शिलालेख से मिलता है। धर्म विजय के उल्लेख जो है किस शिलालेख से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 13वें शिलालेख से मिलता है। उसके बाद अगला है 53 नंबर सवाल कि कालिदास किसके समकालीन थे। तो कालिदास किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोला जाता है, उसके समकालीन थे। उसके बाद था भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो जस्ट अभी पीछे बताए थे ना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, राजगीर था। उसके बाद अगला चलते हैं, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। तो मगध का देखिए सबसे प्राचीनतम जो राजवंश में आता है उसको कहा जाता है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, जैसे हर्यंक वंश, उसके बाद आता है मौर्य वंश, ठीक ना। उसके बाद अगला है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने, तो उदयन ने अपना राजधानी बनाया था, यानी कि पटना की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। उसके बाद अगला है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था। तो जो पटना अभी भी है, पाटलिपुत्र को पटना नाम किया गया है, तो किस नदी के किनारे है, तो गंगा भी है, सोन और पुनपुन तीनों के सहाय यानी कि संगम पर हुआ है, इसलिए कह सकते हैं कि इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रथमुसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था। तो रथमुसल जो था सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो मगध में ही किया गया था। इसमें क्या होता था कि चारों तरफ से घेर लिया जाता था और घेर कर मारा जाता था, इसी को रथमुसल कहा जाता है। ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित है, यानी कि ताम्रलिपि बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो बंगाल में स्थित है। उसके बाद अगला है कि इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन थे। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन थे। इसको कहने का मतलब है कि इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, तो हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया। इलाहाबाद को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कह सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया कर था। चाणक्य जो था भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था। तो चाणक्य कहाँ किया था, तो चंद्रगुप्त बोलते हैं इसका
तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पढ़ता था? तो गांधार में पढ़ता था। उसके बाद अगला है कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था से कहाँ स्थित था, यानी कि किस राज्य में स्थित था? तो मगध में ही स्थित था। उसके बाद अगला है कि शक संबंध, कौन संबंध? तो शक संबंध की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 AD में हुई थी, यानी 78 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो कनिष्क ने। और कनिष्क ने करवाया था, ठीक ना। और किस वंश का शासक थे? तो गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क को माना जाता है। उसके बाद अगला है कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु चांदी को माना गया है, ठीक है। उसके बाद अगला है भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। तो देखिए भारत का सबसे प्राचीनतम जो लिपि था वे थे ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही आज सारा लिपि का कहीं बोल सकते हैं कि उत्पन्न हुआ है, यानी उद्भव हुआ है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि को। इसलिए अगला है प्रयाग प्रशस्त्री का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्त्री का संबंध जैसे समुद्रगुप्त से था। और प्रयाग प्रशस्त्री किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन। और हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का जो मरम्मत किसने कराया था? तो अपने स्वयं के खर्चे से जो सुदर्शन झील का जो मरम्मत करवाया था वे रुद्रदमन ने कराया था। सुदर्शन झील कहाँ है? तो गुजरात में हुआ था। लेकिन ये तो मरम्मत न करवाया था, सुदर्शन झील बनवाया किसने था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। उसके बाद अगला है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो अभी जस्ट पीछे बताया मेगास्थनीज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका लास्ट है। देखिए जितना भी था सब प्रीवियस ईयर हम करवा